दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर के बीच में होगा। तो अभी तक जो है महागठबंधन में कुछ ऐसा खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है, लेकिन अभी एक मतलब कि छनकर खबर आ रही है कि इन लोगों में महागठबंधन मतलब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इन सब का जो अलायंस है वो बिहार में महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रही है। बिहार में इंडिया अलायंस का अस्तित्व नहीं है। खैर, तो इन लोगों में आपस में सीटों का बंटवारा हो गया है। बंटवारा क्या कह सकते हैं, आप इतना जान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने सब लोगों को मैसेज दे दिया है कि इतने इतने सीटों पर आप लड़ेंगे। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी अपने पास 140 सीट रखेगी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो दल है जो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है वो है कांग्रेस पार्टी। वो करीब 55 सीटों पर लड़ेगी। उसके बाद लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, लेफ्ट में 3 पार्टियां हैं, तो तीनों को मतलब कि एक रूप से 35 सीटें दे दी गई हैं कि आपस में आप लोग बांट लीजिए कितना सीट आपको चाहिए, ये आप तीनों डिसाइड कर लीजिए। सीपीआई, सीपीएम माले है और सीपीआई एक और है, सीपीएम है। तो इन तीनों को क्यूमुलेटिव रूप से 35 सीटें दे दी गई हैं। अच्छा, उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी को 13 सीटें दी गई हैं। तो इस तरह से 243 सीटों का मतलब कि इन लोगों में बंटवारा हो गया है। तब आप कहेंगे कि पशुपतिनाथ पारस को फिर क्या मिला? पशुपतिनाथ पारस को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। और अगर उन्हें 2-4 सीटें अगर मिलती भी हैं, ठीक है ना, तो हर एक पार्टी के कोटे से एक एक सीट काटकर उनको दे दिया जाएगा। तो मुझे जब भी तक ऐसा लग रहा है कि आरजेडी अपने में से एक काट के देगी, कांग्रेस एक काटेगा, लेफ्ट वाला एक काटेगा, मुकेश सहनी एक काटेगा, इस तरह करके उनको 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का दे दिया जाएगा। इससे ज्यादा की बार्गेनिंग करने की पावर पशुपति पारस में अभी के टाइम पर नहीं है। वो अपनी अगर उपलब्धि दिखाते हैं चुनाव में, अगर चारों कैंडिडेट जीत जाते हैं या कुछ इस तरह है, तब उनके ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन अभी जो है पशुपतिनाथ पारस जो है उनकी बार्गेनिंग पावर 0 है। सेम आप देख लीजिए, कांग्रेस की भी यही हालत है। कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि उन्हें पिछली बार की तरह 70 सीट मिल जाए, लेकिन मैं अपने पहले भी वीडियो में मैं चूंकि मतलब कि सीट शेयरिंग में या एलोकेशन में कोई रोल है ही नहीं, फिर भी मैंने कह दिया था कि कांग्रेस तो भूल जाए कि उसको 70 सीट मिलेगा, क्योंकि पिछले बार आरजेडी को सत्ता से दूर रखने वाला कांग्रेस ही था, ठीक ना। तो इस बार कांग्रेस को 70 सीट तो नहीं मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस की भी बार्गेनिंग पावर बिहार में 0 है। बाकी बचा लेफ्ट को, तो लेफ्ट की भी बार्गेनिंग पावर नहीं है कुछ भी। उन्हें सिर्फ चूंकि ये लोग अलायंस में हैं, अलायंस के पार्टनर हैं, पहले से पार्टनर हैं, इसलिए उन लोगों को कुछ सम्मानित सीटें दे दी गई हैं ताकि किसी तरह का ये न दिखे कि गठबंधन में दरार है। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा बिहार में सीटों का गठबंधन, महागठबंधन का जो सीटों का बंटवारा है उसके बारे में एक मोटा मोटी इंफॉर्मेशन। अब जो मेन इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूं वो चुनाव आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार बिहार में चुनाव आयोग जो है एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप
कौन से चुनाव आयुक्त का नाम जानते हैं तो आप कहेंगे टीएन शेषन। इसके अलावा दूसरा किसी का नाम आपके दिमाग में अचानक से नहीं आएगा। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो हो सकता है कि 2-4 नाम और आ जाएं। लेकिन टीएन शेषन एक ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने चुनाव सुधार में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, उन्होंने जो बिहार में जो होता था कि बूथ कैप्चरिंग, ये सब ठप्पा मार रहे हैं, इंक डाल रहे हैं, इन सब घटनाओं पर चुनाव आयोग, उस समय के चुनाव आयोग टीएन शेषन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज जो आप वोटर आईडी कार्ड देखते हैं ना, वो वोटर आईडी कार्ड टीएन शेषन की देन है। उन्होंने ही इनिशिएटिव पे सबका वोटर आईडी कार्ड बना था। तो दोस्तों, लेकिन ये जो अभी के जो चुनाव आयुक्त हैं, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। इनके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे देता हूं कि ये भारत सरकार के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और वे उन कमिटियों में शामिल थे जो राम मंदिर केस में जो ड्राफ्ट तैयार होता था उनमें शामिल थे। धारा 370 जो जब बन रहा था, तैयार हो रहा था, उनमें शामिल थे। ट्रिपल तलाक का जो फॉर्मेट बन रहा था उनमें ये थे। तो भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े कदम हुए हैं उसमें ज्ञानेश कुमार जी सक्रिय रोल में रहे हैं। बैक बेंचर नहीं थे, सक्रिय भूमिका में थे। और यही सब चीजों को देखते हुए पीएम मोदी ने, अमित शाह ने इनको अब एक नया जिम्मेदारी दिया है कि चुनाव में सुधार किया जाए। दोस्तों, चुनाव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अवैध वोटर्स। हम इस देश के नागरिक हैं, हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें वोट देने का अधिकार है। लेकिन क्या कोई बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, ये सब यहाँ आकर कहें कि हमको भी वोट डालने दो, तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए मतलब कि भारत सरकार ने एक कानून लाया था, सीए का कानून। याद है दोस्तों, इस सीए के कानून का कितना विरोध किया गया था? नारा चलता था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। दिल्ली की सड़कों को 6-6 महीना जाम करके रख दिया गया था। जबकि सीए कानून ये कहता था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। उस कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि हम किसी की नागरिकता छीन लेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं के बहकावे में आकर उस कानून का बहुत विरोध किया और उसके बाद ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि बाद में अमित शाह ने इस कानून को संसद में पास करवा लिया, लेकिन इसका कुछ खास असर मतलब कि जमीन पर होते हुए दिख नहीं रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि अब जो है अमित शाह नाक को सीधे छूने के बजाय थोड़ा सा घुमाकर छूने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी का जो एक्सरसाइज हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। चुनाव आयोग की टीम बिहार में पहुंच गई है और वो घर घर जाकर वोटर्स के वैलिडेशन का काम करेगी। अब वोटर्स का वैलिडेशन कैसे होगा? सपोज कीजिए आप एक वोटर हैं बिहार में, तो चुनाव आयोग की टीम आपके पास जाएगी तो पूछेगी कि आपका वोटर आईडी कहाँ है भाई? तो हमारा वोटर आईडी ये है। बोलेगा कि आप कितने साल से भारत में रह रहे हैं? आप बोलेंगे कि मेरा जन्म हुआ है 2000 में हुआ है, तो हम 2000 से रह रहे हैं। तो ठीक है, आपके पिताजी कहाँ हैं? यहीं पर फंस जाएगा। जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो यहीं पर फंसेगा। कितनों को बाप बनाओगे और कौन कौन बाप खड़ा होकर आएगा, ये रियल टेस्ट की घड़ी है। तो अब जो है, जैसे ही बाप का नाम पूछेगा उसका आधार कार्ड मांगेगा, वोटर आईडी कार्ड मांगेगा। तो जो ओरिजिनल रहेंगे
मैं हूं तो हमारे बाप का नाम भी है, हमारे बाप का वोटर आईडी कार्ड भी है, ठीक है ना, हमारा मोहल्ला भी है, हमारा गांव भी है, हमारा घर भी है। और हमें हमारे गांव में, हमारे घर में 10 लोग हमारे जानने वाले भी हैं, जो हमारे बाप से लेके, दादा से लेके परदादा तक का नाम जानते हैं। लेकिन जो लोग बाहर ही आए हैं वो अपने बाप का पता कहाँ से बताएंगे? बस यही दोस्तों खेला है, जहां पर वो अपने बाप का आधार कार्ड और बाप का वोटर आईडी कार्ड नहीं बता पाएगा, उसका वोट खत्म, गुड बाय, टाटा। तो दोस्तों अब जो है, मान लेते हैं चुनाव आयोग ने किसी का नाम काट दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो फिर फाइनल हो जाएगा। अब आप अप्लाई कीजिए कि हाँ, हम इस देश के नागरिक हैं और मुझे, मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, अब मुझे वोट पे नाम चढ़वाना, लिस्ट में नाम चढ़वाना है। तो फिर सारा प्रूफ के साथ आप आइए, आपका नाम चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब जो है, जब मुझे ये सारा प्रोसेस इतना आसान लग रहा है, तो ये नेता सब जो है इतने बेचैन क्यों हैं? खासकर एनडीए महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव इतने परेशान क्यों हैं? ओवैसी जी इतने परेशान क्यों हैं? कांग्रेस इतने परेशान क्यों हैं? वो तो सब ठीक है, छोड़ दो। जहां चुनाव नहीं है वेस्ट बंगाल में, वहां ममता बनर्जी इतना परेशान क्यों है भाई? ये तो सोचने वाली बात है ना। ममता बनर्जी क्यों परेशान है? क्योंकि बांग्लादेशियों की गंगोत्री तो बांग्लादेश से होते हुए, बंगाल होते हुए ही बिहार पहुंच रहा है ना। सारा गंगोत्री का जड़ तो वही है, और बहुत दिन नहीं, अगले ही साल वहां चुनाव है। तो ममता बनर्जी अभी से ही मतलब कि फुल प्रिपरेशन मूड में आ गई है कि मुझे इसका विरोध करना है। अभी से ही दिखाएगी तो ही जाकर वो अपने चुनाव में इस तरह की मतलब कि रोक लगा पाएगी या ढंग से विरोध कर पाएगी। तो दोस्तों जब ये एक्सरसाइज हो जाएगा और जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और जो अप्लाई भी नहीं करेंगे, जिनको डर रहेगा, जिनके बाप का नाम है ही नहीं, वो अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो जब वो अप्लाई भी नहीं करेंगे, वोटर लिस्ट से नाम भी कट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो ये था पूरा खेला, और ये पूरा खेला हो रहा है चुनाव आयोग के तरफ से, विथ लव फ्रॉम चुनाव आयोग। तो दोस्तों ये पूरा एक्सरसाइज होने के बाद आप यकीन मानिए, ज्ञानेश कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले इतिहास इनका नाम मतलब कि लोग याद रखेंगे इनको, कि एक ऐसे भी चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने इतना बड़ा सुधार का कार्यक्रम चलाया, और जहां पर लोग कागज नहीं दिखाएंगे कि क्या नारा लगाते थे, अब आ जाओ, कागज नहीं कैसे दिखाओगे, कागज तो तुमको दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो भैया वोट नहीं डाल पाओगे, जब वोट नहीं डाल पाओगे तो तुम फिर किसी काम के ही नहीं बचे हो। जो विपक्षी लोग तुमको सहयोग की बात कर रहा है ना, कि हाँ इनके लिए बताइए वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, बताइए कि भारत का है अतिथि देवो भव। हाँ, ये लोग बाहर से आए हैं तो हम इनका सम्मान करें, सत्कार करें, अतिथि देवो भव जैसा इनका स्वागत करें, बताइए भला। तो भैया तुम लोग इनको अतिथि मान लो, तुम लोग इनको अपना दामाद मान लो, जो मानना है सो मान लो, बाकी लेकिन हमें नहीं मानना है। हमें अतिथि जिनको बनाना है, हम खूब जानते हैं कि इनको हमें अतिथि बनाना है, और उनका सत्कार कैसे करना ये हम जानते हैं, भारत के लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। नमस्ते, बाय।